Hi friends, this is Kunal and welcome back to Astute Knowledge Academy. यूजीसी नेट जीआरएफ का रिजल्ट फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आने वाला है। अब जिनको लगता है कि उनका जो स्कोर है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आगे है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है यूजीसी नेट और जीआरएफ के लिए स्पेसिफिकली। अब एक डाउट जो सारे ही स्टूडेंट के मन में होता है कि देखिए यूजीसी नेट क्लियर हो चुका है, विथ जीआरएफ नेट क्लियर हो चुका है, तो अब करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है? क्या हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहिए इफ वी हैव ओनली यूजीसी नेट, या हमें अगर जीआरएफ हमने सिक्योर किया है तो क्या पीएचडी के लिए हमें क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से हमें पीएचडी को हमारे जीआरएफ को एक्टिव करना है? उन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। देखिए एक कॉमन और सबसे बेसिक डाउट सभी स्टूडेंट को होता है आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एंड जीआरएफ। इवन जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट विद जीआरएफ क्वालिफाई किया था तब मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि मेरे पास कोई मतलब ऐसा कोई था नहीं जो मुझे प्रॉपर गाइड कर सके कि मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, सिर्फ नेट या सिर्फ विथ जीआरएफ के बाद मैं क्या कर सकता हूँ आगे। सो मुझे लगता है कि ये बेसिक डाउट सभी को होता है, तो आज इस लेक्चर में सारे ही डाउट जो रिलेटेड है नेट और जीआरएफ से वो सारे ही हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोनों भी ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आपने नेट विद जीआरएफ क्वालिफाई किया है देन आपके पास कुछ एडवांटेज है। अब वो क्या एडवांटेजेस है वो भी आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन डाउट्स। आज इस लेक्चर में जितने भी स्टूडेंट के बेसिक डाउट्स होते हैं उन सारे ही डाउट्स को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। देखिए कौन से क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं या अराइज होते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्लियरिंग द जीआरएफ नेट। ठीक है, नेट जीआरएफ क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए आज ये डिस्कस करेंगे। साथ ही इफ यू हैव क्वालिफाइड ओनली नेट देन व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, यानी कि आपने जीआरएफ नहीं निकाला है सिर्फ नेट निकाला है, ठीक है, सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है, तो आपके पास अब करियर में कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, कौन से जॉब है जो आप कर सकते हो। क्या आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही एक लौता ऑप्शन है आपके पास, तो या और भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो आप, तो उन सारी चीजों का आज डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा यू हैव क्वालिफाइड जेआरएफ, नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर पीएचडी। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने आई होप जेआरएफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताया है उसके ऊपर ही लगभग स्कोर किया है। बहुत कमेंट्स में मुझे बहुत ही अच्छे स्कोर स्टूडेंट्स ने बताए हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरह से अप्लाई करना है पीएचडी के लिए। देखिए ये सभी को बहुत ही कॉमन डाउट्स होते हैं और अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाए तो बहुत से स्टूडेंट जो है वो गलतियां करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये आपके साथ हो, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का कंफ्यूजन मैंने देखा है। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, कोई किसी के कहने पे पीएचडी कर रहा है, सिनॉप्सिस या रिसर्च पेपर या आपका पीएचडी का टॉपिक क्या होना चाहिए ये तक स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता है, ठीक है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी के मन में ये डाउट और डर होता है कि रिसर्च किस टॉपिक पे किया जाए, किस यूनिवर्सिटी से किया जाए। तो आज इस लेक्चर में वो सारी भी बातें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर पीएचडी। अगर आपने जेआरएफ निकाला है तो क्या प्रोसीजर होती है, किस तरह से आपको जो है वो प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या प्रोसेस होती है पीएचडी के लिए अप्लाई करने की। साथ ही में क्या जेआरएफ नेसेसरी है पीएचडी के लिए, ठीक है। अब ये बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है जिनका सिर्फ नेट क्लियर हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ है, उनके मन में ये डाउट होता है कि क्या हम अब जेआरएफ या पीएचडी नहीं कर सकते विदाउट जेआरएफ। उस सवाल का भी जवाब मिलेगा। साथ ही में कैन वी डू पीएचडी विदाउट जीआरएफ, ठीक है, तो वो भी एक बात है जो सबको कंफ्यूज करती है, उसका भी आपको जवाब मिलेगा। साथ ही में कितना स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती, जिनका सिर्फ नेट क्लियर होता है वो डरते हैं पीएचडी करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टाइपेंड इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। पीएचडी ये प्रोसेस लगभग 3 से 5 साल का होता है, ठीक है, उसके बीच में आपको स्टाइपेंड मिलता है, कितना मिलता है, जेआरएफ वालों को कितना मिलता है, सिर्फ नेट वालों को कितना मिलता है,
ये भी एक डाउट स्टूडेंट्स के मन में होता है, आज इसका भी सॉल्यूशन आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहली बात तो जिन्होंने नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है, आई विश यू ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाइयां आपको। बहुत कड़ी मेहनत के बाद आपने नेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, नेट क्वालिफाई करना कोई मजाक की बात नहीं है। अराउंड ईयरली 20 to 24 lakhs ऑल ओवर इंडिया से लोग जो है वो अप्लाई करते हैं नेट के लिए, और सिर्फ अराउंड 6% लोग ही क्लियर कर पाते हैं एग्जाम। तो आप समझ लो 25 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 6% लोग क्वालिफाई कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो ये एक तरह का माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर अगर स्कोर आ रहा है तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत की है आपने। ठीक है, और मेहनत की है तो अब आपको उसका फल भी मिलेगा। आप देख सकते हो जिस तरह से जेठा खुश हो रहा है, उसी तरह से सारे ही स्टूडेंट खुश है। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो आपके सक्सेस को। रिजल्ट आएगा मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में, रिजल्ट आएगा, लेकिन आपके पास आंसर की है और मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया है। अगर आपने दोनों चीजों के ऊपर ध्यान दिया है और आपको लगता है आप क्वालिफाई करने वाले हो नेट या जीआरएफ, तो यू शुड इंजॉय इट। ठीक है, क्योंकि ये एक माइलस्टोन है आपके लाइफ का, ये आपको मोटिवेट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एजुकेशन या टीचिंग फील्ड में अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हो। आपको पता है आपने इंडिया की सबसे, जिसे हम बोलते हैं कि सबसे बड़ी एग्जाम होती है नेट। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन रहे हो, एक टाइटल आपके नाम के सामने ऐड हो रहा है अब। ठीक है, तो यू मस्ट ऑल एंजॉय योर सक्सेस, क्योंकि बहुत मेहनत की है आपने। मैं जानता हूं कितनी मेहनत, कितना प्रिपरेशन, कितना स्ट्रैटेजी लग जाता है एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो अगेन आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखते हैं सबसे कॉमन सवाल जो स्टूडेंट्स को आता है कि सर मेरा सिर्फ जो है नेट क्वालिफाई हुआ है, जीआरएफ के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हुआ हूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, जीआरएफ नहीं निकला है तो अब आप क्या करोगे। देखिए सबसे पहली बात तो आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते ही यू आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल ओवर द इंडिया। इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी कॉलेजेस में आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, और सबसे बेहतर ऑप्शन यही है आपके लिए कि आप कोई भी कॉलेजेस में जाइए, जहां पे भी वैकेंसी निकलती है। हर एक कॉलेज अब ऑनलाइन ही नोटिफिकेशन देता है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो कि आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अलर्ट नोटिफिकेशन होते हैं, कोई भी कॉलेज अगर वैकेंसी निकालता है तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, आपका आज से यही काम रहेगा, आज से या इन द सेंस आफ्टर रिजल्ट्स मार्च के बाद आपका यही काम रहेगा कि जहां पे भी वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है नेट। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, लेकिन मिनिमम होते हुए भी आप एलिजिबल हो कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए फॉर लेक्चरशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए। एक सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन आपके पास है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन आपको आज मैं बताऊंगा, एक्सप्लोर कर पाओगे आप, बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहली बात असिस्टेंट प्रोफेसर की, किस तरह से अप्लाई करना है आपको। कॉलेज की नोटिफिकेशन आएंगी, एक इंटरव्यू का डेट दिया जाएगा आपको इंटरव्यू, साथ ही में अपना रिज्यूम या आप सीवी बोल सकते हो, साथ ही में आपको एक कवर लेटर आपके पास होना चाहिए। किस तरह से बनाना होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके, उन सारी चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फिर से मैं बोलूंगा, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना ये सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ठीक है, मिनिमम यानी कि ये लीस्ट है। ठीक है, लीस्ट है, मिनिमम है। इससे भी जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वहां पे आपको बहुत कंपटीशन फेस करना होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ नेट है यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है। आपके साथ जो लोग रहेंगे जो इंटरव्यू के लिए आए हैं कैंडिडेट, उनका शायद जेआरएफ निकला हो, कोई पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर हो, पीएचडी कर रहे हो, परस्यूइंग पीएचडी स्कॉलर्स हो। साथ ही में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर, आर्टिकल या जर्नल पब्लिश किए हैं
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स में। साथ ही में एक चीज काउंट होती है कितने कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किए हैं, ठीक है। तो ये कंपटीशन तो होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इंटरव्यू। इवन दो आपने रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स और बहुत सारी चीजें जो होती है, जर्नल्स, पेपर्स पब्लिश नहीं किए हैं, लेकिन आपने नेट क्वालिफाई किया है, आप 100% एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से आंसर करते हो क्वेश्चंस इंटरव्यू में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चाहे जो भी हो, किसी ने कितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश किए हो, लेकिन इंटरव्यू में अगर आपका इंप्रेशन अच्छा है तो ट्रस्ट मी आपको जॉब मिलेंगी। इवन जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था, मैंने 2-3 कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था। पहले 2 इंटरव्यू में मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरा प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए किस तरह होना चाहिए था। लेकिन थर्ड इंटरव्यू जो मेरा दिल्ली में हुआ था, वो इंटरव्यू मैंने क्रैक कर दिया था। इवन मैंने कोई भी रिसर्च पेपर या मेरे कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं हुए थे, लेकिन एक बेसिक आइडिया आ चुका था मुझे आफ्टर 1 और 2 इंटरव्यू किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको 2 इंटरव्यू की राह देखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहता आप भी दोहराओ। आप फर्स्ट इंटरव्यू में ही 100% प्रिपेयर होके आपको इंटरव्यू फेस करना है, और फर्स्ट इंटरव्यू में ही आपको जॉब ले लेनी है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम सिर्फ जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है उनकी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक तो हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जॉब के लिए। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, देखिए राजस्थान, यूपी पीएससी, यूपी एचईएससी, बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, स्टेट्स है, जो कि स्पेशल रिक्रूट करती है गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप इस एग्जाम को, ठीक है, या इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, जो कि एक एग्जाम कंडक्ट करती है। इवन दो आपने नेट क्वालिफाई किया है, वो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी उस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, ठीक है। बाद में एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट की जाती है इन गवर्नमेंट बॉडीज या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद एक इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, और आपका एज ए गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपका रिक्रूटमेंट जो है वो हो जाएगा। इसकी भी वैकेंसीज जो है वो यूनिवर्सिटीज या ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो ऑनलाइन आपको उनके वेबसाइट पर प्रोवाइड हो जाएंगी। आपका काम अब यही है अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन या प्रिपेयर करना। साथ ही में डेली आपको अब वेबसाइट रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी भी वेबसाइट्स होती है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वैकेंसी निकालती है, ठीक है, आपको रेगुलरली अब चेक करना है इन सारी चीज़ों को। तो ये एक आपके पास करियर ऑप्शन है, और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे क्लॉक आवर बेसिस पे काम करना पड़ता है, या तो आपको एज अ एडहॉक जॉब मिल सकती है। लेकिन गवर्नमेंट की ये जो बॉडीज है, आरपीएससी, यूपीएससी और साथ ही यूपीएचईएससी, ये जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। यहाँ पे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। अब ये हुई गवर्नमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब की। अब और क्या ऑप्शन है आपके पास। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ नेट के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो, या तो फिर गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। ऐसी बात नहीं है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में जो है नेट क्वालिफाई किया है, या आपके पास नेट ना भी हो, सिर्फ आपने एमए अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया है, फिर भी आपके पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि सबसे पहली बात तो जर्नलिज्म, ठीक है। इवन दो आपके पास मास कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन आपका आपके सब्जेक्ट पे कमांड है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस या इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप कोई भी न्यूज़पेपर के लिए या कोई भी एक मीडिया के लिए, टीवी चैनल्स के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एज ए एडिटर, ठीक है। या तो आप वहाँ पे रिसर्च का जो उनका फील्ड होता है, कोई भी एक चैनल का बोल सकते हो या न्यूज़पेपर का, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको जर्नलिज्म एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। साथ ही में पॉलिटिक्स में, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं, वहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में अब इस्टेब्लिश हो चुकी है जो पॉलिटिकल कैंपेन कराती है। अलग अलग जो है पॉलिटिकल पार्टीज से वो कंसल्ट करती है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, किस तरह से स्पीच देनी होती है, उनके स्पीच प्रिपरेशन करती है, ठीक है। साथ ही में आपको पॉलिटिकल कंसल्टेंट का भी जॉब अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। वहीं पे जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल कैंपेन्स
कि कोई कंपनीज होती है जो ऑर्गेनाइज कर सकती है, वहां पे उनको पॉलिटिकल कंसल्टेंट की भी जरूरत होती है। इवन मीडिया और न्यूज़पेपर को भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट की जरूरत होती है, तो आपके पास वो भी एक ऑप्शन है। साथ ही में पॉलिटिकल साइंस रिसर्च फील्ड में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप रिसर्च फील्ड में अपने आप को या अपने नॉलेज को और एक्सप्लोर कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को और बेहतर करने के लिए। और एक जॉब होती है पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब बहुत सारी एमएनसीज जो है उनको पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की एक पोस्ट वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। वहां पे एक्सपीरियंस पूछते हैं, कभी कभी फ्रेशर स्टूडेंट्स को भी वहां पे लिया जाता है, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए भी आप एलिजिबल हो। साथ ही में लॉ, और बहुत से स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट की पीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, जहां पे आपको, अगर यूपीएससी की बात करूं तो ऑप्शनल पीएसआईआर जो है 500 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, दैट मीन्स यू हैव अ ग्रेट कमांड ऑन योर सब्जेक्ट, तो आपके लिए सिविल सर्विसेज भी एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब और एक डाउट स्टूडेंट के मन में होता है कि सर जेआरएफ तो हमारा निकला नहीं है, ठीक है, तो क्या हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? सो ऑफ कोर्स एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जेआरएफ ही उसका एलिजिबिलिटी नहीं है, आपको यूनिवर्सिटीज देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो दो तरह की यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, एक तो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, साथ में ही आपकी हो जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करनी नहीं है, ठीक है। क्यों? रीजन बीइंग कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, वहां पे आपको पूछा जाता है कि अगर आप परस्यूइंग पीएचडी कैंडिडेट हो, रिसर्च स्कॉलर हो, तो आपको पूछा जाता है कि यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है आपने। और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जो इंटरव्यूअर होते हैं उन्होंने उनके नाम भी नहीं सुने होते हैं, तो वहां पे एक तरह का डाउट होता है, ठीक है, वो आपका एक बैड इंप्रेशन दिखा सकता है इंटरव्यू में। तो और दूसरी बात, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना, ठीक है। लगभग 5 सालों में आपके 5 लाख तो कहीं नहीं गए। तो आपका एम होना चाहिए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही या यूनिवर्सिटी से ही आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना होगा। इवन दो आपके पास जेआरएफ नहीं है, सिर्फ नेट है, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होती है पीएचडी के लिए, उसे क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका रिसर्च पेपर उनको अच्छा लगता है, सिनॉप्सिस आपकी सॉरी अट्रैक्टिव अगर होती है, तो आपको वहां पे पीएचडी के लिए चांस मिलेगा। अब एक चीज, अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो क्या आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। यस ऑफ कोर्स, इवन दो यू डू नॉट हैव यू हैव नॉट क्वालिफाइड द जेआरएफ, स्टिल यू विल गेट स्टाइपेंड। जेआरएफ वालों से कम मिलेगा, ये सच्चाई है, लेकिन आपको अराउंड 8 to 10,000 का स्टाइपेंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेंगी। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वहां पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको स्टाइपेंड जरूर मिलेगा, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, अगर जेआरएफ ने निकला है तो आप सभी चीजें कर सकते हो जो जेआरएफ स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है। कुछ एडवांटेज जेआरएफ वालों को मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि सर जेआरएफ नहीं निकला है तो अब पीएचडी भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, पीएचडी करिए और पीएचडी करते करते फिर से नेट का एग्जाम दीजिए, जेआरएफ क्वालिफाई करिए। जो आपको सिर्फ नेट के ऊपर आपको 8 या 10 हजार का स्टाइपेंड मिल रहा था, जेआरएफ क्वालिफाई करिए, अपने जेआरएफ को एक्टिव करिए, और आपका जो है पूरा जो जेआरएफ को जो 30 to 35,000 के अराउंड जेआरएफ का स्टाइपेंड मिलता है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको रुकना नहीं है कि सर नेट निकल गया है, अगले साल के लिए वेट करता हूँ या करती हूँ, जब जेआरएफ निकलेगा तब पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा। देखिए, टाइम वेस्ट करना नहीं है आपको, ठीक है। आपको इंस्टेंटली जो भी, जैसे कि जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी बीएचयू हो गया, आपको ऐसे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। उनकी नोटिफिकेशन आती है अराउंड जून टू जुलाई का एक सेशन होता है पीएचडी का, जेएनयू और डीयू का। आपको उनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, एंट्रेंस की डेट आपको दी जाती है, वहां पे एंट्रेंस की डेट दीजिए, प्रिपरेशन करिए। नेट से ही सिमिलर एग्जाम होती है, नेट के जैसे ही। उसके बाद आपको एक अपना रिसर्च टॉपिक जरूर पहले ही निकालना होगा, उसके ऊपर रिसर्च आपको करना होगा कि आपको कौन सा रिसर्च टॉपिक चूज करना है, जो कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है
सारे ही स्टूडेंट को। अब देखते हैं वो स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे अब जिन्होंने नेट विथ जीआरएफ क्वालिफाई किया है, ठीक है, यानी कि जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है उनके पास कौन से एडवांटेजेस है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक रिटर्न एग्जाम होती है पीएचडी के लिए, यूनिवर्सिटीज द्वारा वो कराई जाती है। आपको उस एग्जाम के लिए मतलब आपको उस एग्जाम को फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी काइंड ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। आप जेआरएफ के थ्रू डायरेक्टली इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है, जो कि लास्ट प्रोसेस है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू फेस करोगे, ठीक है। आपको किसी भी तरह की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है उनके लिए जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सिनॉप्सिस के ऊपर वर्क करना है, जिसे आप रिसर्च पेपर कहते हो। साथ ही में डायरेक्टली इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको करना होगा। आपको ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है उसे फेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। You can apply PhD, otherwise many universities do not allow PhD if you do not have GRF। अब ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि सिर्फ जीआरएफ स्टूडेंट को ही पीएचडी के लिए अलाउ करती है। तो आपके पास ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज हो जाती है नेट, जो नेट वालों को नहीं मिलती, ठीक है। नेट वालों के लिए फिर जेआरएफ क्वालिफाई करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ स्टूडेंट को ही, ठीक है, अलाउ करती है पीएचडी के लिए। तो ये एक एडवांटेज है अगेन जेआरएफ वालों के लिए। अगेन इफ यू, एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, इफ यू हैव जीआरएफ क्वालिफिकेशन देन यू जस्ट गेट टू फेस डायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है। तो यही जो चीज मैंने आपको अभी बताई है, अगर आपके पास जीआरएफ है तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू ही फेस करना पड़ेगा। बीच उसके पहले जो भी प्रोसेस होती है एंट्रेंस की वगैरह, उसको आप स्किप कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टाइफंड कितना मिलेगा आपको जेआरएफ के साथ, ठीक है। जेआरएफ के साथ आपको लगभग 25 से 30 हजार के बीच में जो है वो स्टाइफंड मिलता है। अब इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ये अलग अलग होते हैं स्टाइफंड के चार्जेस, ठीक है। कहीं पे आपको 25 मिलते हैं, कहीं पे 30 मिल सकते हैं। हाई चांसेस है आपको 35,000 भी मंथली स्टाइफंड मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। हालांकि लोग इसे कंसिडर करते हैं कि ये एक तरह की सैलरी है या हमें खर्चा करने के लिए पैसे मिलेंगे, तो ये गलत बात है। ये आपके पर्सनल यूज के लिए मनी नहीं होता है। ये मनी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है ताकि आपको जो आपका रिसर्च होता है, फील्ड वर्क होता है, बहुत ज्यादा घूमना होता है पीएचडी के रिसर्च वर्क में आपको, ठीक है। तो वहां पे आपके पास एक रिसोर्स होना चाहिए। मनी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक फाइनेंशियल रिसोर्स आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि आप इजीली अपने पीएचडी को या अपने रिसर्च को आगे बढ़ा पाओ, ठीक है। वाइल परस्यूइंग पीएचडी यू कैन आल्सो टीच इन कॉलेजेस विद जीआरएफ। यस, जैसे मैंने आपको कहा था कि नेट इज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपके पास नेट विद जीआरएफ है तो आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, ठीक है। इवन दो आपको भी इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे फैकल्टी के, उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन एक तरह से एक पॉजिटिव पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा कि आपके पास जेआरएफ है, ठीक है। साथ ही में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद भी आप सेम कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी अलग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इंजॉय बोल रहा हूँ, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज में देख लीजिए, थोड़ी फनी इमेज है। इस तरह का लेक्चर नहीं बनना है आपको, ठीक है। इतना रूड लेक्चर मत बनिएगा, ठीक है। स्टूडेंट बहुत प्यारे होते हैं कॉलेज में, जरा प्यार से ही उनको ट्रीट करिएगा। घर का फ्रस्ट्रेशन कभी भी कॉलेज या स्कूल में नहीं निकालना है, बिकॉज पहले दिन का जो इम्प्रेशन होता है वही सेशन के एंड तक चलता है। तो इम्प्रेस करिए स्टूडेंट को। अब बात करते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है पीएचडी के लिए। व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ कैन यू अप्लाई फॉर पीएचडी आफ्टर क्वालिफाइंग जेआरएफ। अब सभी के मन में डाउट है, सर जेआरएफ तो निकल चुका है, लेकिन अब पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करें। आइडिया ही नहीं होता है स्टूडेंट को, ठीक है। ना ही कोई प्रॉपर गाइडेंस देता है। आप अगर कोई इंस्टीट्यूट से अगर आपने क्लासेस किया है नेट जेआरएफ के लिए, और वो इंस्टीट्यूट वाले अक्सर यही बोलते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करो, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो लिंक होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से, ठीक है। सो वो आपको बोलेंगे कि इस कोई भी एक टीचर सजेस्ट कर देंगे, फैकल्टी सजेस्ट करेंगे कि आप उनके अंडर पीएचडी करिए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस से करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नहीं करना है। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। द यूनिवर्सिटीज विच आर रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूजीसी
कमीशन, ठीक है। तो उनके अंडर जो यूनिवर्सिटी होती है लिस्टेड, ठीक है, आपको सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात यह है कि वो अराउंड 5 लाख तो आपके पकड़ के चलिए खर्चा होने ही वाला है अगर आप प्राइवेट से करते हो तो। वहीं पे आप अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हो जैसे कि डीयू या जेएनयू हो गया, वहां पे तो आपको हार्डली 5 to 10,000 का ही ईयरली फीस रहेगा, ठीक है। और आपको उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं रहेगा, जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा उससे आप अपना रिसर्च आगे बढ़ा सकते हो। चलिए, if you are looking for getting PhD admission program, most of the universities give preference to those who have qualified the JRF, ठीक है। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आप JRF के थ्रू अप्लाई करते हो तो। Hence, if you have JRF exposure, then you can apply for PhD admission in a top universities, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है, एक बार आपको मैं एक बात बता दूं कि IIT, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हमारे इंडिया में बहुत कम IIT है। और सबको लगता है कि IIT में सिर्फ टेक्नोलॉजी या साइंस से रिलेटेड ही आप पीएचडी कर सकते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी इंडिया में आईआईटीज है, इंस्टीट्यूट्स है जो कि ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट वहां पे होता है और आप उनके थ्रू भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो जेआरएफ के थ्रू, ठीक है। और आईआईटीएन बहुत ही ज़्यादा आईआईटी जो है प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है, सभी को पता है आईआईटी के बारे में। तो अगर आपको देखना होगा कि कौन सी आईआईटीज़ है, देखिए हालांकि सारी ही आईआईटीज़ में ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट नहीं होता, लेकिन इंडिया में अराउंड 2 to 3 आईआईटीज़ है जहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो इन आईआईटी कॉलेजेस, ठीक है। आईआईटी के रेप्यूटेड कॉलेजेस से भी आप कर सकते हो। बाकी मैंने आपको कहा है जेएनयू, डीयू, बीएचयू, ये भी बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। और एक एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पे एक डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है। जैसे जेएनयू का पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र में एक तिलक यूनिवर्सिटी है जो कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में उनका बहुत ही बड़ा नाम है। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट है जिनका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बड़ा नाम होता है या पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स उस यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, वो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट उनका बहुत अच्छा है, तो आप उन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो फॉर योर पीएचडी, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से इम्प्रेस करता है इंटरव्यूअर को जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है। साथ ही में आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। वेल क्वालिफाइड आपको गाइड मिलता है, गाइड के थ्रू ही आपका जो है वो पीएचडी 5 साल या उससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है अगर आपका और आपके गाइड का ट्यूनिंग अच्छा है तो, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारा स्टूडेंट और गाइड के बीच में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कोई गाइड को समझ नहीं पाता है, सीनियर होते हैं गाइड, ठीक है, एज वाइज भी सीनियर होते हैं, तो एक तरह सा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में या सोच में डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन वो आपका गाइड है, वो जो कहेगा आपको वही ओबे करना होगा जब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को अपने गाइड के सामने किस तरह से प्रेजेंट करते हो, ठीक है। चलिए, अब आपका काम क्या रहेगा, कुछ शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा फ्यू यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। अब आपके पास जेआरएफ तो है, कितने सालों तक वैलिड रहेगा आपका जेआरएफ? 3 सालों के लिए आपका जेआरएफ वैलिड रहेगा, ठीक है। इनकेस आपका अगर अभी मार्च में रिजल्ट लग जाता है, तो अगर 1 मार्च 2022 में आपको जेआरएफ मिल चुका है, तो आने वाले 3 साल तक आपका जेआरएफ जो है वो एक्टिव रहेगा, वैलिड रहेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका वैलिड पीरियड। तो आपके पास 3 साल है, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो अगले 3 साल में आप कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 साल है, ठीक है। तो जो भी डिसीजन लेना है वो आपको जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। किस तरह से अप्लाई किया जाए, पहले तो देखिए अच्छी यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करिए, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी जितनी अच्छी रहेंगी, आपका पीएचडी या आप जहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए जाओगे वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बन सकता है, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सिटी अच्छी चुनिए। दूसरी चीज, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने जो है वो जेआरएफ या पीएचडी के लिए एंट्रेंस रखा है, तो आपको जो है वो वेबसाइट्स को रिसर्च करना पड़ेगा। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक सेपरेट सेल होती है, डिपार्टमेंट होता है पीएचडी का,
अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री के, वो भी रोल आउट करते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट भी बोलते हो आप जिसे, वो आउट होती है रेगुलरली। आपको अगर जेएनयू डीयू में करना है तो मई से लेकर जुलाई के बीच में वो जो है वो एडवर्टाइज नोटिफिकेशन रोल आउट करते हैं। आपको अभी सिर्फ यही काम करना है कि आपको रेगुलरली यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स को चेक करते रहना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाती है इंस्टेंटली आपको, अगर जेआरएफ है या सिर्फ नेट है, फिर भी आपको वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि जेआरएफ आपका एक्टिव रहेगा 3 सालों तक, ठीक है। और स्टाइफेंड भी आपको मिलेगा। अब स्टाइफेंड मिलने के लिए भी एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है। आपको आफ्टर यू गेट एडमिशन फॉर पीएचडी आपको अपने जेआरएफ को एक्टिव करना होता है, ठीक है। वो प्रोसीजर क्या होगा मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। और भी अगर आपके पास कोई डाउट है, ठीक है, जेआरएफ से रिलेटेड या नेट क्वालिफाई करने के बाद और क्या आपको करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टाइफेंड कितना मिलता है, ठीक है। देखिए अराउंड जेआरएफ के लिए आपको 25 से 30 हजार के आसपास स्टाइफेंड मंथली यूनिवर्सिटीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका यूज करके आप और अपने रिसर्च को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। एक तरह का रिसोर्स है वो। एसआरएफ क्या होता है, ठीक है, जब आपके सक्सेसफुली फर्स्ट 2 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं जेआरएफ के या आपके पीएचडी के, तो आप जूनियर रिसर्च फेलो से सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो, ठीक है। फिर आपका स्टाइफेन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। स्टाइफेन आपको फिर अराउंड 35 या 35 प्लस 35,000 प्लस आपको जो है वो एसआरएफ यानी कि आपका जो फेलोशिप होता है या स्टाइफेंड होता है वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज, जेआरएफ कितने टाइम पीरियड के लिए, सॉरी, स्टाइफेंड आपको कितने टाइम पीरियड के लिए मिलेगा, तो देखिए आपको मैक्सिमम 5 ईयर के लिए ही स्टाइफेंड मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 10 सालों तक पीएचडी करे जा रहे हो और आपको सरकार पैसे देती रहेंगी, तो ये गलत बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर अपनी पीएचडी को कंप्लीट करना है। मिनिमम 3 साल में भी आप कर सकते हो, लेकिन लेंदी प्रोसेस है पीएचडी। इतने जल्दी 3 साल में बहुत ही कम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। डिपेंड करता है कॉलेज, गाइड, ठीक है। और बीच में ऐसा अगर पैंडेमिक सिचुएशन आता है तो 1-2 साल तो पकड़ के चलिए, जैसे कोरोना में हुआ था, ठीक है। सो आपके पास 5 साल होते हैं, 5 सालों में अंदर आपको पीएचडी कंप्लीट करनी है और सिर्फ 5 सालों तक ही आपको स्टाइफेंड मिलता रहेगा। उसके बाद आपका स्टाइफेंड मिलना बंद हो जाएगा अगर आप लेट करते हो पीएचडी के लिए, ठीक है। तो 5 ईयर्स आपको याद रखना है, 5 सालों के अंदर आपको पीएचडी कंप्लीट करनी है और तब तक आपको स्टाइफेंड मिलता रहेगा। वैलिड रहेगा आपका जेआरएफ 3 सालों के लिए। सो आई गेस मैंने आपके जितने भी डाउट होते हैं, बेसिक डाउट स्टूडेंट के मन में होते हैं, उन सारे ही सवालों के जवाब आज आपको इस लेक्चर में मिले हैं। इन केस और भी कोई डाउट आपके मन में है कि सर रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, सिनॉप्सिस कैसे बनानी होती है, तो डोंट वरी, उसमें भी आपकी मैं मदद करूंगा, ओके। और जल्दी से आपका एक टॉपिक चूज कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको किस चीज में, फेमिनिज्म में करना है पीएचडी आपका, ठीक है। रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। साथ ही में इंटरनेशनल रिलेशन में न्यूक्लियर पॉलिसी, मेरी एक स्टूडेंट है जो कि खुद इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी एंड इंडियन न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के ऊपर पीएचडी कर रही है। उनका अभी सक्सेसफुली सेकंड ईयर में एडमिशन हो गया है और उनके लिए मैंने बहुत सारे आर्टिकल बनाने में उनको हेल्प किए है, एक जर्नल बनाने में उनको हेल्प की है, साथ ही 2-3 रिसर्च पेपर भी मैंने उनको पब्लिश, मतलब उनको हेल्प की है पब्लिश करने में, क्या कंटेंट होना चाहिए, और सिनॉप्सिस और रिसर्च पेपर भी मैंने ही उनका बनाया था। तो मुझे एक बेसिक आइडिया है कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से बनाना होता है। इवन फॉन्ट और टेक्स्ट भी मैटर करता है, किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने रिसर्च प्रपोजल को, जिसे आप सिनॉप्सिस कहते हो। और वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है पीएचडी के लिए, जब आप इंटरव्यू फेस करते हो तब। सो आई गेस सारे डाउट अभी क्लियर हो चुके हैं। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, जल्दी से जाइए कमेंट करिए। और कोई भी डाउट है तो मन में मत रखिए, मुझे बताइए, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। और क्या है, और कोई बात है जो आपको कंफ्यूज कर रही है स्टाइफेन को लेकर, उससे रिलेटेड भी आप सवाल पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, अगर ये जानना है आपको, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो आप, बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है आपके लिए, उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।